तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों आज है लेक्चर तीसरा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। और लेक्चर तीसरा में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी उदाहरण हैं सबके बारे में। ठीक है, तो लेक्चर तीसरा है। अभी तक लेक्चर पहले से लेकर पहला लेक्चर और लेक्चर दूसरा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर आप देखें क्योंकि वही आपका न्यू है, वही आपका बेसिक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी उदाहरण हैं सब उदाहरण पढ़ेंगे, फिर लेक्चर 4 में वहाँ के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं, पहला उदाहरण इसका। ठीक है, ये आपका उदाहरण पहला है। क्या है उदाहरण पहला? और पहला उदाहरण ये कह रहा है इसमें कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4052 एक संख्या है और दूसरी संख्या 12576 है। अब इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और वो भी HCF किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी HCF कैसे निकालते हैं, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए बारीकी से समझिएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले दी हुई संख्या को हम लोग उतार देते हैं। दिया आपका क्या? 4052 दे रखा है और एक दे रखा है 12576 दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन है। तो बड़ा आपका 12576 है, तो इधर का मुंह खोल देते हैं। मतलब साइन यही तो होता है बड़ा का, कि मतलब 4052 से 12576 क्या है? हम बड़ा है। ठीक है, इतना पहले बार कर रहे हैं। अब इतना कर लेते हैं स्टूडेंट, तो फिर अब क्या करते हैं? अब आपको करना क्या है? बड़े में छोटे वाले का भाग देना है। ठीक है, तब बड़ा क्या आपका है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12576 में। अब भाग हमको देना पड़ेगा किसका? 4052 का। 4052 का। अब 4052 का मुझे भाग देना 12576 में, तो भाग कितनी बार जाएगी? तो भाग आपकी 3 बार जाएगी। तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई यहाँ से पूरा 15 आ गया और 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 बार भाग गया। 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, मतलब कितना? 420। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इतना बच गया। ठीक है, अब इतना में हमें क्या लगाना है? आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, तो साइड में ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, ये चीज़ पहले लिखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही तो कहता है कि भैया भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे शेष, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेष। यही तो होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, अब इसी के आधार पे इन सारी चीज़ों को लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसमें भाज्य क्या है? 12576, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 12576 बराबर भाजक कितना है? 4052। 4052 गुणे, ठीक है, भागफल कितना है? 3, एंड शेषफल कितना बच गया? 420। ठीक है, और आपको ये कार्य कर देना है कि शेषफल को R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको R जो है 0 के बराबर नहीं है इसके सामने, ताकि इसे मालूम चल जाएगा कि अच्छा जो भाग हम दिए हैं जो 420 है वो 0 नहीं आया, 420 आया। ठीक है, तो मतलब कि जो शेषफल अभी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये चीज़ होता है। अब आपको इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि अब हम किसका 4052 का भाग देंगे? 4052 में भाग देंगे किसका? 420 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4052 लिख देते हैं। ठीक है, अब 420 का भाग देंगे इसमें। अब कितनी बार भाग जाएगी? तो लगभग 9 बार। कितने बार? 9 बार। 9 को गुणा 0 में होगा तो 0, और 9 दूनी की कितना हो जाएगा आपका? 9 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 18। 9 दूनी 18, तो 18 क्या हो जाएगा? 8, और हाथ से बचा 1, 9 चौको 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। तो क्या हो जाएगा? 37। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 37 और 80। अब हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो 2 में से 0 गया तो बच गया 2, और 5 में से 8 नहीं जा पाएगा, 80 लगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, और ये हो जाएगा कैंसिल। कितना? 272 बच गया। ठीक है, अब इतना में हम लोग क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए लगा के देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाज्य 4052। अब 4052 यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर अब क्या होता है? भाजक। भाजक कितना यहाँ पे? 420।
गुणे भागफल कितना आपका 9 और शेषफल कितना आपका 272। ठीक है, फिर लिखेंगे जो आर है वो 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 272 का भाग देंगे 420 में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 420, अब 420 को भाग देंगे। ठीक है, अब 272 का भाग 420 में देंगे तो कितने बार जाएगी, एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 272। अब देखिए हासिल देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच जाएगा 1, हासिल देगा तो 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना हो जाएगा 148। अब इतना में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भाजे क्या हो जाएगा 420, तो हम लिखेंगे 420 बराबर भाजे कितना है 272 और गुणे भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 148, और यहाँ पे भी शेषफल जो है 0 के बराबर अभी नहीं आया है। मतलब अब हमको 148 का भाग देना पड़ेगा किसमें, 272 में देना पड़ेगा। कितने में, 272 में। ठीक है, अब 148 का भाग जब 272 में देंगे तो भाग कितने पर जाएगी, एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 148। ठीक है, अब देखिए 2 नहीं घटेगा तो हासिल देगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, मतलब 124। अब इतना में फिर हम लगाएंगे यहाँ पे यूक्लिड भाज्य एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा 272, तो हम लिखेंगे 272 बराबर भाज्य कितना है 148 और भागफल कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, अब शेषफल कितना बचा है 124। फिर लिखेंगे कि जो आर है वो 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसी प्रकार फिर अब 124 का भाग यहाँ पे देते हैं, भर गया है, 124 का भाग अब 148 में देंगे। ठीक है, 124 का भाग 148 में भाग कितने जाएगा, एक बार जाएगी तो 124। अब 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, अब 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 24 बच गया। अब इतना फिर लगाएंगे तो अब यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा 148, तो 148 बराबर भाज्य कितना है 124 और भागफल कितना है 1 है और शेषफल कितना बच गया 24 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेषफल अभी भी 0 नहीं आया स्टूडेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, अब हम 24 का भाग देंगे किस में, 124 में देंगे। ठीक है, तो 24 पाँचे कितना होता है 120, तो हम लिखेंगे 24 पाँचे 120। अब यहाँ से 4 बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, शेषफल कितना बच गया 4। अब फिर इतना में लगाएंगे तो यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा 124। अब 124 बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य कितना है 24 और भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 4। फिर लिखेंगे जो आर है वो 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे किस में 24 में देंगे। ठीक है, अब 4 का भाग 24 में देंगे तो 4 छके 24, अब यह कैंसिल हो गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तब अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो भाज्य कितना है 24 और भाज्य कितना है यहाँ पे 4, भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 0, और यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0 क्योंकि शेषफल 0 आ जाएगा। तब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रक्रिया करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे, इधर एक साइड यूक्लिड भाज्य एल्गोरिथम से लिखते रहेंगे। ये रफ कार्य में लिखा जाता है जो भाग दे रहा हूँ, बाकी फेयर में आपको इतना होना चाहिए। अब जिस संख्या से 0 आ जाता है शेषफल वही संख्या भाग क्या कहलाती है, उन दोनों का एचसीएफ कहलाती है। तो हमसे क्या पूछा था कि चलिए बताइए 4052 का और 12576 का एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एचसीएफ आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया ना पहला उदाहरण अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और आराम से समझ लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उदाहरण समाप्त होता हुआ अब हम बढ़ेंगे उदाहरण नंबर दूसरे की ओर। चलिए देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए जैसा कि दूसरा उदाहरण आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये उदाहरण क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषांक पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आपको दर्शाना है स्टूडेंट, क्या करना है, कह रहा है कि दर्शाइए कि जो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होते हैं वो 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 का रूप का होता है, आपको बताना है। तो चलिए बहुत बेहतर ढंग से बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ऐसे सवाल जब भी आए तो कैसे सॉल्यूशन होता है इसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा समझिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए एक चीज़ क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कितना को 2q का हो और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो हो वो किसका हो 2q + 1 का हो। अब ये 2q + 1 जो लिखा है स्टूडेंट, तो इसमें 2 क्या है यहाँ पे, तो 2 क्या है यहाँ पे भाजक है और q यहाँ पे क्या है, तो q यहाँ पे क्या है भागफल है। ठीक है, और 1 जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है शेषफल है। तो कह रहा है कि बताइए यहाँ पे कि प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक वो 2q + 1 रूप का होता है। तब हमको ये मालूम चल गया कि भाजक मालूम चल गया, भागफल मालूम चल गया, शेषफल, लेकिन भाज्य हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले
यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि माना ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, माना ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसी को निकालेंगे, ये यहाँ पे भाज्य मालूम चल गया हमको, ठीक है, कि माना ए एक धना, देखिए भाजक था ही, भागफल था ही, शेष भी था, हमको भाज्य निकालना था कि मतलब वही भाज्य वो संख्या बताइए कि प्रत्येक वह संख्या क्या होगी जो मान लीजिए कोई भी संख्या ये भी मान लेता हूँ, वो संख्या बताइए कि प्रत्येक वो सम पूर्णांक संख्या 2 क्यू के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा। सबसे पहले मानेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्लियरली। इसके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट, तथा बी बराबर, ठीक है, बी बराबर में क्या मान लेते हैं, 2। बी किसको माने हैं, भाजक को माने हैं, ठीक है, भाजक बराबर क्या मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। अब आप बताइए, अब करना हमें क्या पड़ेगा, ए हमारा भाज्य है, तब ए में हमें भाग देना पड़ेगा किसका, बी का, तो बी क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 मतलब यहाँ पे क्या रहता है, भाजक ही रहता है, तो भाजक की जगह मैंने 2 रख दिया, क्योंकि भाजक 2 है तो भाजक की जगह मैंने 2 रख दिया। भाज्य मैंने ए माना है तो भाज्य की जगह मैंने ए रख दिया। भागफल कितना गया है, क्यू बार गया, डॉट डॉट डॉट, शेषफल कितना बचा है स्टूडेंट, तो शेषफल कितना बचा, आर बचा, ठीक है, शेषफल क्या बचा, आर बचा। अब देखिए शेषफल यहाँ पे क्या बच गया, आर बच गया। अब आपको करना क्या, बात को ध्यान से समझिएगा, जब मैंने ए में 2 का भाग दिया तो भागफल गया क्यू बार और शेषफल बच गया आर, ठीक है। मैंने कंडीशन आप लोगों को बताया था कि आर जो यहाँ पे शेषफल बचता है या तो वो 0 बचेगा, ठीक है, या तो वो 0 बच सकता है या तो वो 1 बच सकता है, 2 तो बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो भाजक से छोटा होने का मतलब क्या, या तो शेषफल 0 आ जाएगा या तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, 2 थोड़ी आएगा। मैंने क्या बताऊँ, भाजक से हमेशा छोटा रहता है, वो लेक्चर जाकर देखिए पहला दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तब या तो शेषफल 2 यहाँ पे आ गया है तो 0 होगा या तो 1 होगा। तब हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालेंगे, भाज्य। भाज्य क्या होता है, ए, भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 2 गुणे भागफल क्या है क्यू और शेषफल क्या है यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हमको इस चीज़ को हम ऐसे ही तो लिखेंगे ए बराबर 2 क्यू प्लस आर, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आर यहाँ पे 0 भी हो सकता है या तो यहाँ आर बराबर 1 भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अब दोनों हो सकता है तो इसलिए ए का संभव मान क्या हो सकता है, इसलिए ए के संभव मान, ए के संभव मान का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब भाज्य बराबर क्या क्या संभव हो सकता है। तो देखिए भाज्य बराबर 2 संभव हो सकता है, ठीक है, क्या कि अगर मैं मानूँ कि ए बराबर 2 गुणे ए बराबर मतलब 2 क्या भाजक गुणे भागफल क्या हो गया क्यू और शेषफल। अगर मान लेता हूँ कि शेषफल अगर 0 बचे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, और 1 क्या बचेगा, ए बराबर 2 गुणे क्यू, अगर शेषफल 1 बचता तो मैं यहाँ क्या लिखता है 1 लिखता है। तो हमको ये मालूम चल गया कि ए के संभव मान 2 निकल गया, एक तो यहाँ से तो ये क्या निकल जाएगा 2 को गुणा क्यू में करेंगे तो 2 क्यू, 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होता है, और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यू और प्लस 1, तो मतलब ए के संभव मान 2 हो गया, एक 2 क्यू हो गया, एक 2 क्यू प्लस 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है। तो अब हमको मालूम चला यहाँ पे ये चीज़ कि यदि क्या लिखेंगे, यदि ए बराबर 2 क्यू, यदि ए बराबर 2 क्यू, तब यदि ए बराबर 2 क्यू होगा तब यह एक सम संख्या होगी, यह एक क्या होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब ये सम संख्या क्यों है, इसलिए सम संख्या होगी क्योंकि यहाँ 2 एक क्या है गुणनखंड है, इसमें 2 एक गुणनखंड है कि नहीं, देख पा रहे हैं 2 एक क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ पे 2 एक गुणनखंड है, इसलिए जो ए बराबर 2 क्यू है वो क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। साथ ही यहाँ लिखेंगे नीचे वहाँ पे सवाल के नीचे कि साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम यहाँ लिखे, या तो सम हो सकता है, या तो सम हो सकता है, यहाँ लिखेंगे क्या है, या तो सम हो सकता है या विषम, ठीक है, या विषम। हमको एक चीज़ मालूम चल गया यहाँ पे कि अगर कोई भी धनात्मक संख्या, जैसे मैंने ए लिया था तो यहाँ पे दोनों चीज़ मालूम चल गया, एक सम मालूम चल गया कि विषम मालूम चल, मतलब एक चीज़ हमको मालूम चला, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी, एक चीज़ यहाँ से निकल गया कि इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक कितने के, 2q प्लस 1 के रूप का होगा, 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो बिल्कुल ठीक है, और कोई धनात्मक संख्या अगर ए मानता हूँ तो यह या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। ठीक है, या तो सम हो सकता है या तो विषम वो हो सकता है। जैसे हम लोगों ने ए माना था तो हमने देखा कि यह सम हो गया था और यह विषम हो गया था। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का ही होता है। ठीक है, तो ये निकल गया। तो जिस प्रकार में सॉल्यूशन किया है, थोड़ा सवाल आप लोगों को टेक्निक वाला है, लेकिन समझना पड़ेगा, उस गहराई को समझना पड़ेगा, बाकी आप लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लीजिए और चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उदाहरण नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, इसको हल करते हैं। सेम वही पैटर्न पे है, मतलब वही क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सिंपल आप तो कर ही लेंगे आप लोग ना, अब इसमें दिक्कत थोड़ी है। जैसे हमने एक धनात्मक संख्या माना था उसी तरह इसमें भी मानना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे आसानी से यहाँ पे कि माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है स्टूडेंट। ठीक है, हम ये मान लेंगे। तो देखिए अब मानने के बाद क्या करना है, अब ये मैंने मान लिया कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है ना, तथा b बराबर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब b यहाँ पे क्या है, भाजक है, तो जानते हैं आप लोग। तो ये बताइए कि तब 4 का भाग हम दे रहे हैं, अरे सॉरी, तब ए में हम किसका भाग देंगे, क्योंकि भाज्य होता है ना, तब ए में हम 4 का भाग देंगे स्टूडेंट। तब ए में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए कितना बढ़ गया, क्यू बार क्या, और डॉट डॉट शेषफल कितना बचा, आर बचा। अब शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। मैंने बताया था ना कि शेषफल हमेशा 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। देखिए भाजक से छोटा है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है शेषफल की जगह। अब इतना चीज़ें रफ कार्य में आपका हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो आपको करना क्या है, तब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या डालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि भाज्य मतलब ए बराबर भाजक क्या है 4 गुणे भागफल क्या है q और शेषफल क्या है r। इसको इसी तरह लिखेंगे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ए बराबर 4q प्लस r, और यहाँ पे जो r होगा वो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, इसी प्रकार होगा। तो अब हम देखेंगे कि ए का संभव मान क्या क्या हो सकता है। ए के संभव मान यहाँ लिखेंगे, ए के संभव मान। अब ए के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, तब में ए का संभव मान क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस, अगर शेषफल 0 बचेगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस, अगर शेषफल 1 बचता है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा 4 बराबर 4q, अगर शेषफल 2 बचता है तो यहाँ पे शेषफल की जगह 2 लिखना पड़ता है। अगर ए बराबर क्या हो जाएगा 4q, अगर शेषफल यहाँ 3 बचता है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा। मतलब ए के संभव मान क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4q भी हो सकता है, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो यही तो होगा। अब ए के संभव मान इतना हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इतना हो सकते हैं, तो ध्यान से समझिए आप लोग। ये 4q आपको दिखाई दे रहा है, 4q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोष्टक में 2 क्यों नहीं लिख सकता हूँ, कॉमन ले लूँगा 2 तो आराम से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक आपका ए है 4q प्लस 2, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2q प्लस 1 बच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 इसमें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें 2 कॉमन हो जाएगा वो सम पूर्णांक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। ये दोनों संख्याएं जो हो जाएंगी वो सम धनात्मक क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगे। तब ये सम धनात्मक ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, पूर्णांक हो गया। तो आपका बचा क्या, एक आपका ये संख्या बचा और ये संख्या, तो ये दोनों जैसा देख पा रहे हैं 4q प्लस 1 4q प्लस 3, इसमें 2 कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए कैसे लिखना है, लिखेंगे हम लोग क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है, ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q या 4q प्लस 2, 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, के रूप का नहीं हो सकता है, रूप का
नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बताइए कि जब ये हम विषम पूर्णांक माने हैं तो ये बताइए 4q और 4q प्लस 2 का हो सकता है, क्योंकि ये तो सम धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये विषम पूर्णांक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों होगा ये क्या हो जाएगा आपका सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर समझ में आ जाए, आप ये समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि दोनों 2 से भाज्य हो रहे हैं, क्योंकि दोनों 2 से क्या है विभाज्य हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो गया यह सम धनात्मक पूर्णांक हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आप लोग को इसलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आप लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या क्या 4q प्लस 3 के रूप का होगा, 3 के रूप का होगा, क्योंकि यही तो आपका विषम पूर्णांक बचा है। ठीक है, तो ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये जो है आपका क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और 4q प्लस 4q या 4q प्लस 2 ये जो होगा यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया यह क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा था ये क्वेश्चन कि दर्शाइए कि प्रत्येक मतलब दर्शाइए कि एक धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ पे मैंने सिद्ध करके आपको दिखा दिया कि 4q1 और 4q प्लस 3 के रूप का ही होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये आपका उदाहरण तीसरा था, इसी प्रकार आपको लिखना है उदाहरण तीसरा को। उदाहरण तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए चौथा उदाहरण है, चौथा उदाहरण को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट उदाहरण आप लोगों का है चौथा उदाहरण। ठीक है, 4 उदाहरण दिया एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ठीक है, तो देखिए ये उदाहरण है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है कि एक मिठाई की जो विक्रेता उनके पास कितना 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 जो है वो बादाम की बर्फियां हैं, और वो इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में क्या हो बर्फियों की जो संख्या हो क्या हो समान हो रहे, और ये ढेरियां बर्फी के परात में क्या हो कम से कम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब एक परत में अगर एक लाइन में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं कि प्रत्येक लाइन की जो संख्या वो बराबर है और कम से कम उस परात में वो स्थान घेरे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ किस प्रकार हल करेंगे। हल करने से पहले कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखना पड़ेगा चलिए मेरे साथ लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि क्योंकि यहाँ लिखेंगे पड़ेंगे कुछ कंडीशन, क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरता है। यही तो बोला है ना उसमें कि परात में न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए, क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरता है, न्यूनतम स्थान क्या करता है घेरता है। अब न्यूनतम स्थान घेरता है इसलिए परात में अगर न्यूनतम स्थान घेरता है इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो होगी, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है तब कम स्थान घेरेगा तब बर्फी तो ज़्यादा ही होगी ना, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम होनी चाहिए, ताकि यहाँ लिखेंगे हम लोग ताकि प्रत्येक ढेरी बड़ी से बड़ी, प्रत्येक जो ढेरी बड़ी से बड़ी बने, क्या बने बड़ी से बड़ी बने, और ढेरियों की संख्या, जो ढेरियों की संख्या होगी, ढेरियों की संख्या, ठीक है, ढेरियों की संख्या कम से कम बने, ढेरियों की संख्या कम से कम बने। ठीक है, ढेरियों की संख्या कम से कम बने और स्थान कम घेरें, और स्थान क्या करें कम से कम घेरें, स्थान कम से
कम घेरे, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा किसी कीमत पे, ठीक है। ये अच्छी ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि प्रत्येक ढेरी बड़ी से बड़ी बने और ढेरियों की संख्या कम से कम बने और स्थान कम से कम घेरे। ये कहीं बताइए, अगर ये परत आपको दे दिया जाए और कहेगा कि स्थान कम से कम घेरे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लंबी बर्फियों की संख्या पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि यह पूरा स्थान भी इधर बच जाएगा और इतने में ही बर्फियाँ एडजस्ट हो जाएंगी और लाइनिंग भी कम रहेगा कि एक दो, नहीं तो तीन तीन सरियाएंगे तो पूरा लाइन घेर लेगा। ऐसे में पता चलेगा तीन ही लाइन में पूरा अट जाएगा और जगह भी बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो चीज़ लिखा हूँ कंडीशन, ठीक है। तो अब यह कैसे होगा, अब देखिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना दिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या दे रखा है आगे से, बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना कितना दे रखा है, 420 और 130, ठीक है, यही तो दे रखा है। अब इन्हीं दोनों को आपको क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। लेकिन एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 420 और 130 में बड़ा कौन है, 420, तो रफ कार्य इधर कर रहे हैं, 420 में भाग देना पड़ेगा किसका, 130 का, भाग जाएगा 13 तिया 39 3 बार, तो कितना हो जाएगा 0 और 13 तिया 39, ठीक है। तो यहाँ से 0 और 9 3 12 30 बच गया, ठीक है। अब इतना में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतना हम लगाएंगे तो भाज्य, भाज्य क्या है यहाँ पे 420, भाज्य बराबर भाजक 130 और गुणे भागफल कितना हो जाएगा 3 और शेषफल बच गया यहाँ पे 30, और लिखेंगे जो आर है वो 0 अभी नहीं आया है, ठीक है। अब हम 30 का भाग देंगे किस में, 130 में देंगे, तो भाग कितने बजाएगी 4 बार, क्योंकि 30 चौको 120 होता है, ठीक है। तो 0 1 कितना बच गया 10। अब इतना में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भाज्य, भाज्य क्या हो जाएगा 130 और बराबर भाजक क्या हो जाएगा 30 और भागफल कितना हो जाएगा 4 और शेषफल कितना बच गया 10, और लिखेंगे कि अभी भी आर जो है 0 के बराबर नहीं आया है। अब 10 का भाग देंगे किस में 30 में, तो 10 तिया 30, अब शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल 0 होगा तो इसको लिखेंगे भाज्य यहाँ पे हो जाएगा 30, अब भाज्य क्या हो जाएगा 10, अब भागफल कितना हो जाएगा 3 और शेषफल 0, मतलब शेष जो है वो 0 के बराबर आ गया। और जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आता है वही तो आपका एचसीएफ कहलाता है। मतलब हमको मालूम चल जाएगा कि एचसीएफ किसका 420 का और 130 का कितना आ गया 10 आ गया। अब यही हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे लिखेंगे हम लोग कि अतः प्रत्येक ढेरी में लिखेंगे, अतः प्रत्येक क्या करने ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या होगी, बर्फियों की संख्या वो कितनी होगी 10 होगी, बर्फियों की संख्या क्या होगी 10 होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो हमसे बर्फियों की संख्या पूछा था, बर्फियों की संख्या कितनी होगी 10, तो इस प्रकार इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 उदाहरण थे, 4 उदाहरण अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। और कल का लेक्चर जो लेक्चर 4 आएगा, उस लेक्चर 4 में क्या आपका रहेगा, क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।